हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका ये फिजिक्स का नेक्स्ट पार्ट है। अब ज़रा देख लो, आज जो हम लोग देखने वाले हैं लास्ट में, मतलब क्वेश्चंस के लास्ट में हम लोग जो देखेंगे इन्वेंशन, उसमें भी हम लोग कुछ देखेंगे। 15-16 ऐसे इन्वेंशन बचे हुए हैं। 15-16 ही नहीं, और भी एक पार्ट और भी बनेगा इसका इन्वेंशन के ऊपर। मतलब नेक्स्ट पार्ट में मैं पूरे इन्वेंशन को कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। और उसके बेसिस पर आपको प्रैक्टिस करते जाने हैं, साथ साथ में आपको बिल्कुल रुकना नहीं है। और तब तक प्रैक्टिस करना जब तक चीज़ें याद ना हो जाएं, ठीक। अब ज़रा देख लो, जो लोग नए हैं और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो पर्सनल गाइडेंस फॉर फिजिक्स, तो आप इस नंबर पे, इस व्हाट्सअप नंबर पे लिखोगे पर्सनल गाइडेंस फॉर फिजिक्स। मैं आपको बता दूंगा। इसमें पहले टास्क मिलता है, टास्क करने के बाद आपको ऑनलाइन टेस्ट लगाने होते हैं। इसी टास्क के बेसिस पर सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और आपको मतलब किसी भी तरीके से मेमोरी टेक्निक के थ्रू, हर तरीके से टेस्ट के थ्रू रिवाइज करके आपको याद करना ही है सारे के सारे क्वेश्चन। और यही मेरा काम है, मैं करवा ही दूंगा आपको याद, ठीक है। अब जरा देख लो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आज का। यहाँ है एयर इज़ फील्ड इन व्हीकल टायर्स बिकॉज। यहाँ पे बोला है कि जो हम लोग अपने गाड़ियों के टायर्स में जो हम लोग एयर फिल करते हैं, क्यों करते हैं? क्या ये नॉन कंडक्टिंग होता है इसलिए? नहीं। सस्ता होता है इसलिए? बिल्कुल नहीं। लो डेंसिटी होता है इसलिए? नहीं, नहीं, ये भी नहीं। इसका आंसर है इट इज़ हाईली कंप्रेसिबल। इट इज़ हाईली कंप्रेसिबल मतलब देखो, कंप्रेसिबल का मतलब हो गया कि ये दबने लायक होता है, ठीक है। मान लिया जाए टायर में अगर कुछ हम सॉलिड भर देंगे तो वो दबेगा? नहीं दबेगा। उसको रोड पे हम ये कर देंगे, चला देंगे, तो पता चला उबड़ खाबड़ जगह में वो किसी को टक्कर मारा और वो डैमेज हो गया, तो टायर डैमेज हो जाएगा, वैसे वो दबेगा नहीं अगर, तो है ना। तो टायर को दबना ज़रूरी होता है और इसलिए हम उसमें एयर फिल करते हैं ताकि वो दबे, कंप्रेसिबल रहे। तो वही है इसका डी नंबर ऑप्शन, इट इज़ हाईली कंप्रेसिबल, इसलिए इसको एयर को फिल किया जाता है व्हीकल्स के टायर में। अब जरा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ बोला है साउंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ। अब साउंड के बीच और कन्फ्यूजन होता है वाटर वेव्स के बीच। याद नहीं कर पाते लोग कि कैसे याद रखेंगे, तो जरा मैं आपको एक क्लू दे देता हूँ, देख लो कैसे याद रखोगे। सबसे पहली बात कि इसका जान लो आंसर। साउंड जो है ये जो होता है ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के फॉर्म में ये ट्रैवल करता है, ठीक है। और वाटर जो होता है ये ट्रैवल करता है ट्रांसवर्स वेव्स के फॉर्म में। कैसे याद रखोगे, कैसे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये मैं आपको बताता हूँ। तो जरा देखो, जब भी हम लोग पढ़ेंगे ना साउंड एक चैप्टर है, उसके जितने क्वेश्चन आएंगे तो मैं धीरे धीरे सब कुछ डिटेल बताते जाऊँगा आपको। उसमें पढ़ते हैं मैकेनिकल वेव्स वाले चैप्टर में पढ़ते हैं हम लोग मैकेनिकल वेव्स। उसमें दो तरह का वेव्स होता है, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। इसके बारे में डिटेल हम लोग तब जानेंगे जब उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि साउंड किस फॉर्म में और वाटर किस फॉर्म में ट्रेवल करता है, वेव्स के कौन से फॉर्म में, ठीक। देखो साउंड में SO है और लॉन्गिट्यूडनल में भी LO है, तो ऐसे ध्यान रख पाओगे आप कि साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल करता है। SOLO साउंड, लॉन्गिट्यूडनल, सो लो, है ना। इस तरीके से आपको आज से ध्यान रखना है। और यहाँ देखना ट्रांसवर्स में आपका ट्र है ना, और वाटर में के लास्ट में आपका टर है, तो कहीं ना कहीं सिमिलर साउंड करता हुआ है। ट्रांसवर्स में कहीं ना कहीं वाटर छुपा है या फिर वाटर में कहीं ना कहीं ट्रांसवर्स छुपा हुआ है। इस तरीके से आपके दिमाग को कनेक्शन देना है। दिमाग अपना इमेज बनाता है या फिर कनेक्शन, कहानियों को जोड़ता है, ठीक है। सिंपल चीज़ों को नहीं याद रख पाता, वो कोई ना कोई कनेक्शन होना चाहिए, तो वो कनेक्शन बनाता है, इमेज बनाता है। तो वही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरीके से आपका दिमाग कनेक्शन बना पाए, जैसे मेरा दिमाग बना करके रखा हुआ है और जो मैं नहीं भूलता हूँ। तो साउंड वेव में SO है, लॉन्गिट्यूडनल में LO है, तो साउंड जो ट्रैवल करता है कौन से फॉर्म में, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में। ध्यान रखोगे आज के बाद। ट्रांसवर्स में ट्र है और वाटर में भी टर है, तो टर कहीं ना कहीं सिमिलर साउंड करता हुआ वर्ड है, तो इसे ध्यान रखोगे कि वाटर जो है ये ट्रांसवर्स वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करता है, ठीक है। अब जरा बात करते हैं आगे के क्वेश्चन में। देखो 33 नंबर क्वेश्चन में बोला द मिरर यूज्ड बाय अ डेंटिस्ट टू एग्जामिन द टीथ ऑफ पेशेंट्स इज। यहाँ पर बोला है कि पेशेंट जब जाते हैं, दांत वाले पेशेंट जब जाते हैं डेंटिस्ट के पास। डेंटिस्ट का मतलब क्या होता है? डेंटिस्ट का मतलब होता है जो डॉक्टर होता है, दांत के डॉक्टर को डेंटिस्ट कहते हैं। वैसे आप अगर इसके रूट वर्ड के ऊपर जाओगे तो बहुत सारा कुछ पढ़ने को मिलेगा आपको। पेरियोडोंटिस्ट, है ना। पेरियोडोंटिस्ट मतलब गम जो होता है दांत के चारों तरफ, पेरी का मतलब होता है चारों तरफ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, उतना भी नहीं जानना आपको। तो वही है कि वो अगर आपके दांत को एग्जामिन करता है, जांच पड़ताल करता है, तो कौन सी मिरर का इस्तेमाल करता है? क्यों करेगा मिरर का इस्तेमाल? चेक करता है कि आपके दांत में कहाँ कहाँ कैविटी है ना। कैविटी, दांत के पेशेंट किस लिए जाएंगे डॉक्टर के पास? कैविटी के लिए, है ना। मतलब गड्ढा हो जाता है उनके दांत में। कैविटी का मतलब होता है छिद्र, गड्ढा हो जाना, है ना। कीड़ा खा जाता है उसको। तो
वही कैविटी को जांच पड़ताल करता है किसी मिरर के इस्तेमाल करके। तो कौन सा मिरर का इस्तेमाल होता है भाई, इसको भी आज के बाद नहीं बोलने वाले हो आप लोग। जैसे मैं बताया था ना, कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ कहाँ करते हैं, रेयर व्यू के लिए है ना। रेयर व्यू का मतलब पीछे वाले व्यूज़ के लिए। तो पीछे के लोग वैक्स करते हैं, परेशान करते हैं, वैक्स का मतलब परेशान करना होता है, तो वहाँ पर कॉन्वेक्स जो मिरर है उसका इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से आज भी आपको याद दिलवा दूंगा कि कौन से मिरर का इस्तेमाल डेंटिस्ट करते हैं। तो ज़रा देखो, दांतों में क्या बनता है, कैविटी बनता है। कैविटी बनता है इसलिए तो पेशेंट जाते हैं दांत के डॉक्टर के पास। तो यहाँ पर कैविटी, केव देख रहे हो, केव, केव मतलब गुफा होता है। कहीं ना कहीं कैविटी में गुफा छुपा हुआ है, मतलब छेद छुपा हुआ है। तो यहाँ भी आपको केव कहीं नज़र आ रहा है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स में। जी हाँ, एक जगह नज़र आ रहा है। कहाँ पे, तो आपको नज़र आ रहा होगा कॉनकेव में। तो कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं डेंटिस्ट लोग। तो केव से याद रखोगे कैविटी, कैविटी से याद रखोगे टीथ का एक बीमारी है, छेद है ना, उसमें कैविटी बनता है। तो इस तरीके से कनेक्शन बनाना है आपके दिमाग में। तो 33 का ये नंबर ऑप्शन करेक्ट है। डॉक्टर लोग, डेंटिस्ट लोग जो इस्तेमाल करते हैं एग्जामिन करने के लिए टीथ को, तो वो इस्तेमाल करते हैं कॉनकेव को। क्यों, क्योंकि उसमें कैविटी होता है। तो ये नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट है। फिर देखो यहाँ पर 34 नंबर में क्या बोला है, साउंड एवव व्हाट लेवल इन डेसिबल। साउंड को मेजर किया जाता है डेसिबल में, ठीक है, इसका यूनिट है। इज़ कंसीडर्ड हैजर्डस नॉइज़ पोल्यूशन, मतलब बहुत ही खतरनाक नॉइज़ पोल्यूशन कंसीडर किया जाता है कब, कितने डेसिबल के ऊपर साउंड होता है जिसको माना जाता है क्या, जिसको माना जाता है नॉइज़ पोल्यूशन है ना, उसके मतलब उस लेवल से ऊपर अगर नॉइज़ है तो उसको माना जाता है हैजर्डस नॉइज़ पोल्यूशन, खतरनाक नॉइज़ पोल्यूशन के अंदर माना जाता है। तो इसका आंसर है आपका क्या, इसका आंसर है आपका डी नंबर ऑप्शन 80 डेसिबल। 80 डेसिबल के ऊपर अगर किसी ने साउंड कर रखा है ना, गाड़ियों के साउंड और किसी और चीज़ के साउंड, तो समझ जाना कि उससे नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है, उससे लोगों को दिक्कत हो सकती है। साउंड से पता है बिल्डिंग भी हिल सकते हैं, और दूसरी बात की साउंड से बिल्डिंग भी हिल सकते हैं और क्या हो सकते हैं, कान भी ख़राब हो सकते हैं जब 80 डेसिबल से ऊपर का साउंड रहे तो इसका आंसर है डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। फिर है 35 नंबर क्वेश्चन में, देखो यहाँ पर क्या बोला है। यहाँ बोला है इफ़ द डोर्स ऑफ अ रेफ्रिजरेटर आर लेफ्ट ओपन, मतलब अगर फ्रीज़ का हम लोग डोर को ओपन रख देते हैं फॉर अ फ्यू आवर्स, कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए, तो रूम का टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा, इस चीज़ को ध्यान देना। तो आपको लगेगा फ्रीज है भाई, फ्रीज में सब चीज़ ठंडा रहता है, खुला रखेंगे तो रूम भी ठंडा हो जाएगा। नहीं, इसका जस्ट उल्टा होता है। क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो जो सिस्टम है उसके अंदर बना हुआ रेफ्रिजरेटर के अंदर, अगर उसको हम खोलते हैं तो सराउंडिंग में हीट रिलीज़ करता है, हीट रिलीज़ करता है, ठीक है, अगर उसको खुला छोड़ देते हैं तो। और अगर बंद है तो सही है, वो ठंडा देगा, और अगर खुला है तो बाहर वो क्या करेगा, रेफ्रिजरेटर हीट प्रोड्यूस करेगा, हीट, ठीक है, रिलीज़ करेगा। तो इसलिए इंक्रीज़ हो जाएगा कुछ घंटों में आपका रूम का टेम्परेचर। तो ध्यान दो, इसका आंसर ये मत सोच लेना कि वहाँ पर टेम्परेचर घटा देगा, नहीं, टेम्परेचर बढ़ा देगा अगर ओपन रहा कुछ आवर्स के लिए तो, ठीक है। तो 35 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब ज़रा देखो यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 हो गया यहाँ पर, हाँ। फिर 36 में देखो क्या बोला है, यहाँ पर क्या बोला है भाई, 36 में है द सेफेस्ट टेम्परेचर फॉर कीपिंग फूड फ्रेश इन योर रेफ्रिजरेटर। वही फ्रिज वाला क्वेश्चन फिर से पूछा है कि उसमें हम लोग अगर फूड को फ्रेश रखना चाहते हैं तो जो सेफेस्ट टेम्परेचर है, जिसमें क्या होता है कि उस टेम्परेचर पे कोई भी वहाँ पर बायोलॉजिकल रिएक्शन नहीं होता, ठीक है, मतलब उसमें किसी तरीके से रिएक्शन नहीं होता, अभिक्रिया नहीं होती किसी तरीके की वहाँ पे फूड में। तो कौन सा टेम्परेचर है, कौन से लेवल पे रखना चाहिए टेम्परेचर को रेफ्रिजरेटर में, ताकि आपका फूड जो है वो फ्रेश बना रहे। तो ध्यान देना 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस होना ही चाहिए ताकि आपका फूड ख़राब ना हो। और यहाँ पर एक चीज़ और ख्याल रखना, एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित कौन से टेम्परेचर पे, उसमें -4 भी रहता है, -4 भी रहेगा, +4 भी रहेगा, कि कौन से टेम्परेचर पे वाटर का डेंसिटी मैक्सिमम होता है। तो इस पे भी ध्यान देना, 4 डिग्री सेल्सियस पर इसका टेम्परेचर, 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वाटर के डेंसिटी जो है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो इसका भी आंसर 4 डिग्री सेल्सियस ही है। और सेफेस्ट टेम्परेचर जो है फॉर कीपिंग फूड फ्रेश, तो वो भी 4 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट है थर्मोस्टेट इज़ अ डिवाइस। थर्मोस्टेट क्या करता है, डिवाइस कौन सा डिवाइस है ये, क्या काम है इसका। तो ज़रा देखो यहाँ पर देख रहे होगे 2 वर्ड छुपा हुआ है, एक तो थर्मो है और एक है स्टैट। थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर,
ठीक है। और आपका बच जाता है यहाँ पर स्टैट। स्टैट का मतलब हो गया कांस्टेंट, है ना, स्टैटिक, स्थिर है, कांस्टेंट है। अब इससे कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये मेजर करेगा हीट को? नहीं। ये मेजर करेगा टेम्परेचर को? बिल्कुल नहीं। ऑटोमेटिकली रेगुलेट्स द टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम, यही इसका आंसर है, सी नंबर ऑप्शन। फिर है ऑटोमेटिकली रेगुलेट्स प्रेशर, प्रेशर से संबंधित है नहीं ये क्वेश्चन, है ना। तो ये क्या करता है, रेगुलेट करता है टेम्परेचर को कांस्टेंट बनाने में, ठीक है, सिस्टम में। तो सी नंबर ऑप्शन है इसका। फिर यहाँ पर देखो 38 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट वी सी फॉर्म्स ऑन द रेटिना ऑफ आवर आइज इज। यहाँ पर बोला कि हमारी आंखों के ऊपर जो रेटिना के ऊपर इमेज बनता है किसी ऑब्जेक्ट का, किसी वस्तु का जो हम लोग देखते हैं, तो वो कैसा बनता है, वो इमेज कैसा होता है। हम तो हर चीज़ों को सीधा देख पाते हैं। अगर पेन खड़ा है तो अगर पेन को मान लिया जाए हम सीधा करके खड़ा कर दें, मान लो ये पेन है आपका, ठीक है, ये पेन है, तो हमें इसी तरीके से दिखता है। लेकिन यहाँ पर काम उल्टा होता है, रेटिना पर जो इमेज बनता है ये सीधा नहीं बनता, ये जस्ट उल्टा बनता है, मतलब हमें उल्टा दिखाई देगा, ऐसे करके दिखाई देगा, ठीक है, ऐसे करके दिखाई देगा, ये इस तरीके से, मतलब उल्टा, इन्वर्टेड हमें दिखाई देता है, दिखाई नहीं देता, हमें तो सीधा दिखाई देता है, लेकिन इमेज जो रेटिना पर बनता है वो बनता है बिल्कुल इन्वर्टेड, बिल्कुल ही उल्टा बनता है, ठीक। तो इस चीज़ को ध्यान में आपको रखना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है हमारे रेटिना के ऊपर वो इन्वर्टेड बनता है, ऑलवेज इन्वर्टेड, ठीक। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। अब ज़रा देखो नेक्स्ट है यहाँ पर, और एक इससे क्वेश्चन हम लोग इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख चुके हैं पहले भी। क्या था क्वेश्चन कि हमारा जो रेटिना है, आँख का रेटिना जो है, वो जो ट्रेडिशनल कैमरा होता है उसके कौन से पार्ट के इक्विवेलेंट होता है, तो उसके फिल्म के इक्विवेलेंट होता है, मतलब फिल्म का काम करता है हमारा रेटिना, जिसके ऊपर इमेज बनता है। और इमेज कैसा बनता है, इन्वर्टेड बनता है, सीधा नहीं बनता, ठीक है। अब देखो 39 नंबर में दिया है, इन ऑटोमेटिक रिस्ट वॉचेस, जो ऑटोमेटिक रिस्ट वॉचेस होता है वो एनर्जी उसको कहाँ से मिलता है, ये पूछा है, कौन प्रोवाइड करता है उसको एनर्जी। अब ज़रा देख लो, यहाँ पर आप लोग सुने होंगे पापा के टाइम पे, हम लोग के पापा के टाइम पर एक रिस्ट वॉच हुआ करता था जिसमें चाबी देना पड़ता था, है ना, चाबी, उसको घुमाना पड़ता था, इसको अगर घुमाते हो बार बार तब जा करके उसको एनर्जी मिलता है ना। वही ऑटोमेटिक रिस्ट वॉचेस के बारे में ये बता रहा है। अब ज़रा देखो यहाँ पर दिया कि मैनुअल बाइंडिंग के थ्रू होता है, या फिर बैटरी के थ्रू होता है, लिक्विड क्रिस्टल के थ्रू होता है, या फिर डिफरेंट मूवमेंट्स ऑफ आवर हैंड। तो जो ऑटोमेटिक रिस्ट वॉचेस होता है इसमें एनर्जी मिलता है, और ये डिफरेंट मूवमेंट्स ऑफ आवर हैंड, हमारा हाथ जो मूव करता है उसके थ्रू इसको एनर्जी मिलता है, और उसी के बल पर ये चल रहा होता है ना। तो ध्यान रखना, ये जो है इन ऑटोमेटिक रिस्ट वॉचेस एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय डिफरेंट मूवमेंट्स ऑफ आवर हैंड, इसलिए तो ऑटोमेटिक कहलाया ये। तो वो अभी जो चाबी देने वाली जो बात कहा वो मैनुअल बाइंडिंग के अंदर आ जाता है, वो अलग वॉच होता है, और ये ऑटोमेटिक रिस्ट वॉचेस जो होता है ये डिफरेंट मूवमेंट्स ऑफ आवर हैंड के थ्रू होता है। तो डी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब देखो आगे 40th नंबर, लास्ट नंबर, यहाँ है सोडियम वेपर लैम्प इज़ यूजुअली यूज्ड इन स्ट्रीट लाइट बिकॉज। यहाँ पे दिया है कि, अच्छा, इसके बेस्ट पर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि स्ट्रीट लाइट में जो येलो कलर का लाइट देता है उसमें कौन सा गैस इस्तेमाल किया जाता है, तो सोडियम का गैस इस्तेमाल किया जाता है, मतलब सोडियम वेपर को इस्तेमाल किया जाता है। कौन से क्वेश्चन में मैं बताया था, जब पूछा गया था कि फ्लोरोसेंट लैंप में, या फिर फ्लोरोसेंट लैंप को ही, या फिर फ्लोरोसेंट ट्यूब को ही कहा जाता है ट्यूब लाइट, है ना। तो ट्यूब लाइट में कौन सा इस्तेमाल होता है, तो वेपर उसका इस्तेमाल होता है, मर्क्यूरी वेपर और नियोन आर्गन गैस, है ना, आर्गन गैस और मर्क्यूरी वेपर जो होता है वो लो टेम्परेचर पर इस्तेमाल किया जाता है। किसमें, फ्लोरोसेंट लाइट में, या फिर आप कह लो कि ट्यूब लाइट में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर स्ट्रीट लाइट में सोडियम का वेपर इस्तेमाल होता है। क्यों, आखिर क्यों, ये सस्ता होता है इसलिए? नहीं, ये गलत है। यहाँ पर दिया लाइट फ्रॉम दिस इज़ मोनोक्रोमेटिक एंड विल नॉट स्प्लिट थ्रू वाटर ड्रॉपलेट्स। अब जाहिर सी बात है स्ट्रीट लाइट है भाई, तो बारिश का मौसम होगा, बारिश के मौसम में उस पर वाटर के ड्रॉपलेट्स गिरेंगे, है ना। तो क्या होगा कि अगर दूसरा चीज़ उसमें इस्तेमाल कर देते तो पता है कि ड्रॉपलेट कभी कभी किस चीज़ का काम करने लगता है, बिल्कुल ही रेनबो बनाने लगता है ना, 7 रंगों में विभक्त हो सकता है, डिस्पर्सन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है, प्रिज्म का काम करने लगेगा। तो पता चलेगा कि आपको इधर लाइट दिख रहा रेड, फिर इधर दिख रहा हरा, है ना, और फिर इधर वॉयलेट, इधर इंडिगो, ये सब दिखने लगा। तो पता चला कि आप रास्ते गड़बड़ा जाओगे रात में। तो कहने का मतलब है कि चकमक चकमक ना लगे, बिल्कुल ही मतलब एक ही लाइट आपको नज़र आए, बावजूद कि उसके ऊपर आपके वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं,
स्प्लिट ना हो, वो 7 रंगों में विभक्त ना हो, इसलिए इस्तेमाल किया जाता है सोडियम वेपर का। और इसका काम है सोडियम वेपर का कि वो लाइट को बना करके रखता है मोनोक्रोमेटिक फॉर्म में। तो मोनोक्रोमेटिक का मतलब है, देखो मोनो का मतलब है सिंगल और क्रोमा का मतलब होता है कलर, सिंगल कलर में बना के रखता है ये सोडियम वेपर। और जब उसके ऊपर वाटर ड्रॉपलेट भी अगर गिर गया है शीशे के ऊपर तो वो स्प्लिट नहीं होता है। समझ गए यहाँ तक? तो सोडियम वेपर को किस लिए इस्तेमाल करते हैं? इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि लाइट फ्रॉम दिस का मतलब ये सोडियम वेपर इज़ मोनोक्रोमेटिक, ये मोनोक्रोमेटिक होता है, एक ही कलर में रहता है, ये विभक्त नहीं होने देता, बटने नहीं देता, वाटर ड्रॉपलेट्स के थ्रू स्प्लिट नहीं होने देता लाइट्स को अलग अलग कलर में। ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट है। फिर देखो आगे दे रखा है मेमोरी टेक्निक। देखो मेमोरी टेक्निक आज का है, आज भी इन्वेंशन वाला है और एक और पार्ट आपका बच जाता है इन्वेंशन का, बाकी सब कुछ आप समझ जाओगे, सीख जाओगे और सीधा प्रैक्टिस करोगे पढ़ने के बाद तो कभी नहीं भूलोगे। और पता चला कि आज पढ़ रहे हो इसको और प्रैक्टिस कर रहे हो, क्वेश्चन लगा रहे हो, टेस्ट लगा रहे हो बाद में, तो आप भूलोगे ही। तो आपको अगर नहीं भूलना है तो आपको तुरंत क्या करना है, वीडियो देखने के बाद प्रैक्टिस करना है। और मेरा काम रिवीजन करवाना भी तो है, बहुत बार रिवीजन करवाऊंगा। ये सारे क्वेश्चंस आपके अलग अलग फॉर्म में अलग अलग तरीके से कैसे पूछे जाते हैं वो भी आने वाला है, उससे भी रिपीट होगा क्वेश्चन। और आपको ये जो मैं करवा रहा हूँ अभी इसको बार बार मैं रिपीट करवाऊंगा। ठीक है, टेस्ट के थ्रू, टास्क के थ्रू, मतलब जब तक याद ना हो जाए ये प्रोसीजर चलते रहना चाहिए। अब ज़रा देख लो, यहाँ पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नायलन, पता है नायलन को जब बनाया गया था पहली बार तो एकदम रिवॉल्यूशन टाइप का आ गया था। लोग सोचते थे कि ये कितना बढ़िया क्लॉथ बना दिया नायलन वाला, है ना, उसके रस्सी बन गए, तो एकदम बहुत ही, मतलब इसमें 8 क्लास के केमिस्ट्री में पढ़ोगे आप, NCERT वाले केमिस्ट्री में दे रखा है। तो ज़रा देखो यहाँ पर दिया है 8 या 6 क्लास में है, सिंथेटिक मटेरियल एक चैप्टर का नाम है, उसमें आप देख पाओगे इसको। तो नायलन को किसने खोजा भाई? तो इसने खोजा है कैरोदर्स ने, इसको कैरोदर्स पढ़ेंगे, है ना, कैरोदर्स ने। कैरोदर्स में कैसे याद रखोगे? अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको कैसे याद रखना है ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर दे रखा है नायलन, है ना, नैलो, है ना, नैलो मतलब नहीं लो, क्या नहीं लो, कार नहीं लो, दूसरों का कार नहीं लो, कार अदर्स का कार नहीं लो, कार अदर्स का नहीं लो, है ना, नहीं लो कार अदर्स का, दूसरे को के कार को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। पता चला कुछ नुकसान हो गया, तो वही यहाँ पर कनेक्शन बनाना है आपके दिमाग में कि नायलन से आपको ध्यान रखना है कि नहीं लेना है, क्या नहीं लेना है, कार नहीं लेना है, किसके कार, अदर्स के कार नहीं लेना है, तो कैरोदर्स, ऐसे आपको याद रखना है। नायलन को किसने खोजा है? कैरोदर्स ने खोजा है। फिर यहाँ पर आता है रेजर सेफ्टी और रेजर इलेक्ट्रिक, कैसे याद रखोगे दोनों को? देखो रेजर सेफ्टी, अब जितने रेजर मार्केट में देखते होगे ना, जो भी शेविंग करने वाला रेजर जो होता है उसमें आप नोटिस करोगे एक चीज़, मैक्सिमम जिलेट कंपनी की होता है। ठीक, तो जिलेट कंपनी, उसमें लिखा रहेगा जिलेट, तो जिलेट से याद रखना। जैसे हम याद करवाए थे आपको लिफ्ट को किसने खोजा, तो एक आपको वर्क भी दिया था कि जब भी लिफ्ट चढ़ोगे तो नोटिस करना लिफ्ट कौन सी कंपनी की है, तो आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम जो है लिफ्ट वो ओटिस कंपनी की होती हैं, तो उसमें ओटिस ने खोजा और उन्हीं के नाम पर कंपनी बना दिया गया है। इसी तरीके से रेजर सेफ्टी रेजर जो होता है जिससे हम सेविंग करते हैं, तो इसको बनाया है जिलेट ने, केजी जिलेट ने, है ना। और जिलेट आप देखोगे मैक्सिमम रेजर में लिखा रहता है, मैक्सिमम जो बनाता है जिलेट कंपनी ही बनाता है रेजर को। अब रेजर इलेक्ट्रिक को कैसे याद रखोगे? अब आपको सेफ्टी वाला इस्तेमाल करना है रेजर को, आप इलेक्ट्रिक वाला अगर इस्तेमाल करोगे तो आप बीमार तो पड़ोगे ना, तो बीमार पड़ोगे तो बीमार को क्या कहते हैं? सिक कहते हैं। तो बार बार अगर आप सेफ्टी वाला इस्तेमाल ना करके आप इस्तेमाल करते हो इलेक्ट्रिक रेजर को तो आप बीमार पड़ोगे, सिक हो जाओगे। तो शिक इसका खोज करता है ना, खोज करता है। तो रेजर इलेक्ट्रिक वाला किसने खोजा? शिक नाम के वैज्ञानिक ने खोजा, शिक नाम के वैज्ञानिक ने। ठीक है, अब जरा देखो नेक्स्ट है आपका रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर से हम लोग 2 क्वेश्चन भी देख चुके हैं और यहाँ पर पूछ दिया है क्या कि किसने खोजा है, किसने बनाया है इसको। तो जरा देखो, हैरिसन ने बनाया है और कैटलिन, कौन बनाया है? कैटलिन और हैरिसन। कैसे दिमाग में आपका बैठेगा ये ज़रा देख लो। रेफ्रिजरेटर में हम लोग क्या करते हैं, अब जिस भी कैंटीन में जाते हो, कैटलिन से आप ध्यान में रखना है कैंटीन, ठीक, इसमें ध्यान रखना है कैंटीन। जिस भी कैंटीन में जाओगे पता चलेगा वहाँ रेफ्रिजरेटर रहता ही रहता है। क्यों? क्योंकि हरी सब्जियों को सेफ रखने के लिए, फ्रेश रखने के लिए हम रेफ्रिजरेटर को क्या करते हैं, उसमें हरी सब्जियों को रखते हैं कैंटीन में। हर एक कैंटीन में हरी सब्जियों को रखा जाता है ना। हर एक कैंटीन में रेफ्रिजरेटर रखा जाता है और रेफ्रिजरेटर में क्या होता है? हरी सब्जियों को रखा जाता है। तो रेफ्रिजरेटर, हैरिसन हरी सब्जी, कैंटीन कैटलिन। तो रेफ्रिजरेटर को किसने बनाया? हैरिसन और कैटलिन ने।
नेक्स्ट है आपका रबर। रबर में भी दो पार्ट है, देख लो, एक है वल्कनाइज्ड और एक है आपका वाटर प्रूफ। कैसे ध्यान रखोगे? तो रबर की खेती करते हैं किसान लोग, है ना, ये सिंपल वाला रबर होता है वल्कनाइज्ड। अब वल्कनाइज्ड है, इसका मतलब कैसे ध्यान रखोगे कि रबर को किसने बनाया? तो ध्यान आपको रखना है कि जिस ईयर में, जिस साल में खेती अच्छी होती है, रबर की खेती अच्छी होती है, तो एक किसान दूसरे से कहता है कि यार गुड ईयर रहा, मतलब बहुत ही अच्छा साल रहा आपके लिए, अच्छा साल रहा। किसकी खेती के लिए? रबर की खेती के लिए। वल्कनाइज्ड वाला रबर आप ध्यान में रखोगे। अगर वाटर प्रूफ वाला रबर रहा तो आप ध्यान रखो कि आपके घर में एक मशीन है जो बिल्कुल ही रबर की बनी है और वाटर प्रूफ है। आपके घर की मशीन रबर की बनी है जो वाटर प्रूफ है, तो रबर वाटर प्रूफ वाला पूछते तो मशीन याद रखना, मैकिन्टोश, है ना, मैकिन्टोश। और यहाँ पर चार्ल्स गुडियर है, यहाँ पर चार्ल्स मैकिन्टोश है, याद रखोगे। तो रबर की खेती अच्छी हुई तो हम कहते हैं गुड ईयर रहा। अगर रबर जो है हमारे यहाँ मशीन है वो रबर का है बना हुआ और वाटर प्रूफ है, ऐसे आपको कनेक्शन बनाना है दिमाग में। फिर है सेफ्टी लैंप। सेफ्टी लैंप देख लो, बहुत लोगों में एक चीज़ विश्वास है गाँव में कि अगर आपको सेफ्टी के साथ रहना है तो रात में लैंप लेकर के जाना होता है देवी के मंदिर में। कहाँ पर? देवी के मंदिर में। और वहाँ पर हमें क्या करना होता है? फेरे लगाना होता है। हमें फेरे लगाना होता है देवी के मंदिर में। सेफ्टी अगर चाहिए होता है तो किसके साथ? लैंप के साथ हमें फेरे लगाने होते हैं। कहाँ पर? देवी के मंदिर में। तो इस तरीके से ध्यान रखो, हमें फेरे लगाने होते हैं। हमफ्रे, देवी के मंदिर में देवी, ये किस चीज़ की खोज किया? तो हम देवी के मंदिर में हम फेरे लगाने जाते हैं, क्यों? सेफ्टी के लिए लैंप लेकर जाते हैं। सेफ्टी लैंप की खोज किसने किया? हमफ्रे डेवी ने। ऐसे ध्यान रखना है। और पहले बता चुका हूँ इलेक्ट्रिक लैंप और बल्ब वगैरह की खोज किसने किया है? थॉमस एल्वा एडिसन। तो ये तो ऐसे भी याद है। तो सेफ्टी लैंप के साथ आप कंफ्यूज ना करो इलेक्ट्रिक लैंप को, इसलिए मैं इसके साथ मेंशन कर दिया हूँ ताकि ध्यान रहे आपको कि इलेक्ट्रिक लैंप को खोजा है एडिसन ने, थॉमस एल्वा एडिसन ने, और सेफ्टी लैंप को खोजा है हमफ्रे डेवी ने। फिर है सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन आप लोग हर कोई इस्तेमाल करते होगे, है ना, कपड़ों वपड़ों में कुछ लगाने के लिए। तो सेफ्टी पिन क्या है? किसी को अगर हर्ट करना है ना, किसी को हर्ट करना है, हर्ट मतलब अगर किसी को हर्ट करना हो तो क्या करते हो? सेफ्टी पिन लेते हो, उसको चुभा देते हो थोड़ा सा, है ना, तो हर्ट हो जाता है वो। तो हर्स्ट में छुपा हुआ हर्ट, है ना, विलियम हर्स्ट। तो सेफ्टी पिन, अगर किसी को हर्ट पहुंचाना हो, सेफ्टी पिन चुभा दो उसमें। तो सेफ्टी पिन को किसने खोजा? हर्ट ने खोजा, हर्स्ट ने खोजा, विलियम हर्स्ट ने खोजा। ठीक है, कनेक्शन बनाओ बस। फिर है स्यूइंग मशीन। सिलाई मशीन जो है, स्यूइंग मशीन जो है, इसको किसने खोजा? तो थिमोनियर ने खोजा। किसने खोजा? थिमोनियर ने। अब जरा देखो, स्यूइंग मशीन का इस्तेमाल कौन करता है? दर्जी करता है भाई, दर्जी करता है। और हम दर्जी के पास जाते हैं, मतलब तुम दर्जी के पास जाते हो, नियर जाते हो, है ना। तो ध्यान रखोगे, सीविंग मशीन से दर्जी, और दर्जी से मतलब दर्जी के पास तुम जाते हो, उसके नियर जाते हो। तुम, थिम, है ना, तुम, थिम, कहाँ जाते हो? उसके नियर जाते हो, उसके नज़दीक जाते हो। ठीक है, किसके नज़दीक? तुम जाते हो नियर, दर्जी के नियर जाते हो स्यूइंग मशीन को इस्तेमाल करने के लिए। मतलब अगर आपको नाप लेना हो, देना हो दर्जी को, तो आप दर्जी के नियर जाते हो, नज़दीक जाते हो। तुम नियर जाते हो किसके? दर्जी के। किस लिए? स्यूइंग मशीन इस्तेमाल करने के लिए। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। स्यूइंग मशीन जब भी दे दे तो आपको ध्यान में ये रखना होगा कि हम स्यूइंग मशीन को इस्तेमाल करने के लिए कहाँ जाते हैं? दर्जी के पास नाप देने के लिए, है ना। तो हम नहीं जाते, तुम जाते हो नियर, है ना, तुम नियर। तो ध्यान रखना कि तुम नियर जाते हो किसके? दर्जी के पास स्यूइंग मशीन इस्तेमाल करने के लिए। नेक्स्ट आपका स्कूटर। स्कूटर को किसने खोजा भाई? तो ब्रैड शो ने खोजा। ब्रैड शो, है ना, ब्रैड शो। कैसे ध्यान रखोगे? देखो, यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देना है, यहाँ पर ध्यान देना है कि ब्रैड से आपको ध्यान देना ब्रॉड। ब्रॉड का मतलब चौड़ा, है ना। कोई चौड़ा आदमी है जिसको आपने सॉ किया, मतलब देखा, सॉ मतलब देखा। एक चौड़ा आदमी को देखा, किससे जाते हुए? स्कूटर से जाते हुए। स्कूटर से जाते हुए ब्रॉड सॉ किया, ब्रॉड आदमी को जाते हुए देखा। स्कूटर से ध्यान रखो, ब्रॉड सॉ, ब्रॉड सॉ, ब्रॉड सॉ। किसी तरीके से आपके दिमाग में कनेक्शन बनना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा हिंट चाहिए होता है आपके दिमाग को, और आप कैच कर पाओगे एग्जाम में। तो स्कूटर जब भी आया तो समझ जाना कि स्कूटर पे आपने किसको देखा? एक ब्रॉड सॉ देखा, मतलब बड़े चौड़े इंसान को देखा जाते हुए। ठीक है, ब्रॉड सॉ, ब्रॉड सॉ। तो ऐसे ध्यान रहो, स्कूटर को किसने बनाया? ब्रॉड सॉ ने। फिर नेक्स्ट आपका शॉर्ट हैंड मॉडेम। शॉर्ट हैंड मॉडेम में आपको ध्यान रखना है शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड का मतलब क्या? छोटे हाथ। छोटे हाथ से कोई व्यक्ति किसी मैन को पीट रहा था किसी मैन को, छोटे छोटे हाथों से, छोटे छोटे हाथों से पीट रहा था किसी मैन को। ध्यान दोगे, छोटे छोटे हाथों से, शॉर्ट हैंड, पिट मैन,
पीट रहा था किसी मैन को। शॉर्ट हैंड को किसने बनाया? सर आइजक पीटमैन ने। सर आइजक पीटमैन ने, ऐसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका शीप। शीप को किसने बनाया? शीप दो तरह का है, एक है टरबाइन वाला और दूसरा स्टीम वाला। भाप का इंजन आप लोग पढ़े होंगे, भाप वाला इंजन यहाँ अलग है और भाप वाला शीप जो होता है, पानी का जहाज जो होता है, वो अलग है। अब इन चारों को ध्यान में रखना है। कैसे ध्यान रखोगे ये मैं आपको बताता हूँ। शिप कहाँ चलता है? तो नदियों में, पानी में, है ना। और पेरियार एक रिवर का नाम है। पेरियार एक रिवर का नाम है जो केरला में है। आप लोग जीके में पढ़े होंगे पेरियार रिवर, पेरियार रिवर। और ये जो है ये केरला में है। तो वहाँ पर जो शिप चलते हैं, पानी के जहाज जो चलते हैं, वो चलते वक्त क्या होता है, शिप को पेरियार रिवर में चलते वक्त वहाँ से स्टीम जनरेट होता है। स्टीम, भाप बनता है। गर्मी के मौसम में वहाँ से भाप निकलता है पेरियार रिवर से। तो आप ध्यान दोगे कि पेरियार रिवर में जो शिप चलता है गर्मियों के मौसम में, वहाँ से चलने के वजह से स्टीम निकलता है उस पेरियार रिवर से। ऐसे आपको कनेक्शन बनाना है। तो शिप जो है स्टीम वाला, वो किसने खोजा है? तो जेसी पेरियार ने। ठीक। फिर शिप एक टरबाइन वाला। अब देखो, टरबाइन एक भारी भरकम मशीन होता है, बहुत ही बड़ा मशीन होता है टरबाइन वाला, जो शिप को चलाता है। उसको चलाने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है। पर्सन्स, व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। बहुत सारे व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। किसको चलाने में? शिप को चलाने में, जो टरबाइन पर चलती है। ठीक है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, शिप टरबाइन वाला, इसको चलाने के लिए बहुत पर्सन्स की आवश्यकता पड़ती है। तो पर्सन्स, तो इन दोनों को ध्यान रखना। शिप स्टीम वाला पेरियार, शिप टरबाइन वाला पर्सन्स। फिर आता है स्टीम इंजन वाला। तो यहाँ पर स्टीम इंजन है। अब देखो, बहुत सारे इंजन में पिस्टन लगा होता है ना। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है कि जो भी इंजन आया है स्टीम पर जो चलता है, भाप पर जो चलता है, उसमें पिस्टन लगा है। अब हर किसी का जरूरी नहीं कि आपको ट्रिक मिल पाए, अब बन पाए, कनेक्शन बना पाए, लेकिन कोशिश करोगे तो बन सकता है ना। थोड़ा बहुत भी अगर बन जाए तो कम नहीं होता एग्ज़ाम के लिए। तो जो भी मशीन आपके यहाँ स्टीम पर चलने वाला इंजन आया है ना, इंजन आया है, मशीन नहीं इंजन आया है, उसमें पिस्टन लगा है। और जो भी नया वाला आया है ना, न्यू कमर का मतलब नया जो आया है आपके यहाँ स्टीम पर चलने वाला इंजन, उसमें पिस्टन लगा है। ध्यान रखोगे, क्या लगा है? पिस्टन लगा है। ठीक है। तो यहाँ ध्यान देना, स्टीम इंजन जो होता है, जो आपके घर में आया है, उसमें पिस्टन लगा है। जो न्यू कमर है, मतलब नया वाला जो आया है आपके यहाँ स्टीम इंजन, उसमें पिस्टन लगा है। फिर देखो, यहाँ पर स्टीम इंजन है जो कंडेंसर है ना, कंडेंसर है। अब इसमें कंडेंसर लगा हुआ है, इसमें पिस्टन नहीं, कंडेंसर लगा हुआ है। आपको ध्यान रखना है कि जो भी कंडेंसर वाला होता है ना, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। पिस्टन वाला ज़्यादा पावरफुल नहीं होता। सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन होता है? स्टीम इंजन, जिसमें कंडेंसर लगा होता है, पावरफुल होता है। और पावर, आपको ध्यान रखना है, कंडेंसर से पावर बहुत पावरफुल होता है। और पावर का यूनिट होता है वाट, है ना। वाट से हम लोग मेजर करते हैं इलेक्ट्रिक पावर को। तो यहाँ से ध्यान आपको देना है क्या, कि वाट जो है, वाट किसको खोजा है? जेम्स वाट ने खोज किया स्टीम इंजन कंडेंसर वाला बहुत पावरफुल होता है, पावर का यूनिट होता है वाट। ऐसे आपको ध्यान में रखना है। स्टीम इंजन जो है कंडेंसर वाला, इसको खोजा है जेम्स वाट ने। बहुत कनेक्शन बना लिया होगा आपके दिमाग ने। और जब अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे क्वेश्चन के इसके बेस्ड पर, तो आप डेफिनेटली भूल ही जाओगे। और नहीं भूलना है अगर आपको, तो प्रैक्टिस करने ही होंगे। ठीक है। और मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, इसलिए तो इसका नाम पर्सनल गाइडेंस दिया हूँ, ताकि आपको सब चीज़ टाइम से करना है। ठीक है। और मेरा काम है सब चीज़ों को याद करवा देना। तो आपको छोड़ना नहीं है इस सीरीज़ को, बिल्कुल ही शिद्दत से आपको डेली बेसिस पर देखते जाना है। और जल्दी से फिजिक्स को कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, फिर एनवायरमेंटल, फिर आपका कंप्यूटर साइंस, है ना। और एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी आता है इसमें। तो सब कुछ मैं करा दूंगा, आप टेंशन मत लो। पहले फिजिक्स को कंप्लीट करो। तो चलिए, आज भी बहुत कुछ सीखे। तो आज का क्लास हम लोग यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।